अरविंद्रास क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, इंडियन आर्ट एंड कल्चर भारत की कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम इंडियन पपेट्री भारतीय कठपुतली कला पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, और ये एक ऐसी कला है जो धागों, परछाइयों और लकड़ी के टुकड़ों से जिंदा होती है। बिल्कुल, सोचिए, ये सिर्फ धागों और लकड़ी का खेल नहीं है। ये तो भारत के अलग अलग इलाके अपनी कहानी कैसे कहते हैं उसका एक आईना है। हाँ, ये बेजान गुड़िया हजारों सालों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं, कभी मनोरंजन के लिए, कभी परंपराओं को जीवित रखने के लिए, और कभी-कभी तो समाज पर चुपके से तंज कसने के लिए भी। सही बात है। तो आज हम देखेंगे कि राजस्थान का रेगिस्तान और केरल के हरे भरे मैदान अपनी कठपुतलियों के जरिए कैसे बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हमें लगता है कि ये कला उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी सभ्यता। अच्छा, जी, इसके सबूत हमें खुदाई में भी मिलते हैं और पुरानी किताबों में भी। तो यहीं से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि बहुत पुरानी कला है, तो सबसे पुराने सबूत हमें कहाँ और किस शक्ल में मिलते हैं? देखिए, पुरातात्विक सबूतों की अगर बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई में। अरे वाह! हाँ, वहाँ ऐसी मिट्टी की चीजें मिली हैं जो कठपुतलियां लगती हैं, जिनके सिर और हाथ पैर हिलाए जा सकते थे। मतलब काफी पुराने हैं। बहुत। और अगर हम साहित्यिक प्रमाणों पर जाएं, तो श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही खूबसूरत कल्पना है। वो क्या है? उसमें ईश्वर को एक ऐसे सूत्रधार के रूप में दिखाया गया है जो सत्य, रज और तम, इन 3 धागों से पूरी सृष्टि को नचा रहा है। ये तो कमाल की बात है। सूत्रधार का कॉन्सेप्ट इतना पुराना और दार्शनिक है। जी, ईश्वर ही परम कठपुतली चलाने वाला है। वैसे नाट्यशास्त्र में भी तो सूत्रधार का जिक्र आता है ना? जी बिल्कुल। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में सूत्रधार का मतलब है धागों को धारण करने वाला या अ होल्डर ऑफ स्ट्रिंग्स। वो नाटक का संचालक होता है। अच्छा। लेकिन कठपुतली कला का सबसे पहला साफ साफ लिखित प्रमाण हमें मिलता है ईसा के बाद दूसरी सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में। ये दिलचस्प है कि पहला जिक्र दक्षिण भारत के एक ग्रंथ में है। हाँ, तो क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कला वहां ज्यादा विकसित थी उस दौर में? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि उस समय तक ये कला दक्षिण में एक स्थापित और सम्मानित रूप ले चुकी थी। वैसे अगर हम शब्द की बात करें तो संस्कृत में पुत्तलिका या पुत्तिका शब्द मिलते हैं, जिनका मतलब है छोटे बेटे। अच्छा। और अंग्रेजी का पपेट शब्द लैटिन के प्यूपा से आया है, जिसका मतलब है गुड़िया। तो हर भाषा में भावना एक ही है, एक छोटी निर्जीव आकृति जिसे एक कलाकार अपनी कला से जीवन देता है। बिल्कुल। बहुत खूब। तो चलिए इस कला के अलग अलग रूपों को समझते हैं। भारत इतना बड़ा और विविध है, तो जाहिर है कि कठपुतली कला का भी कोई एक रूप नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मोटे तौर पर हम इसे कैसे बांट सकते हैं? भारत में इसे 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 4, ठीक है। पहली है स्ट्रिंग पपेट्स यानी धागा कठपुतली। दूसरी शैडो पपेट्स यानी छाया कठपुतली। तीसरी ग्लव पपेट्स यानी दस्ताना कठपुतली। और चौथी है रॉड पपेट्स यानी छड़ कठपुतली। ठीक है। तो हर एक की अपनी तकनीक, अपनी कहानी और अपना अलग जादू है। बिल्कुल। तो धागों से शुरू करते हैं। स्ट्रिंग पपेट्स। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले राजस्थान की रंग बिरंगी लटकती ही कठपुतलियां ही जहन में आती हैं। और आनी भी चाहिए, क्योंकि वो सबसे लोकप्रिय है। राजस्थानी कला को कठपुतली ही कहते हैं, जो बना है काठ यानी लकड़ी और पुतली यानी गुड़िया से। लकड़ी की गुड़िया? जी, ये लकड़ी से बनती हैं और इनकी एक बड़ी खास बात है कि इनके पैर नहीं होते। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया है। वो हमेशा लंबा लहरदार लहंगा या स्कर्ट पहने होती हैं। पर ऐसा क्यों? पैर क्यों नहीं बनाते? समझ गया। जब ढोलक और सारंगी की तेज धुन पर वो घूमती हैं तो उनका लहंगा एक खूबसूरत घेरा बनाता है। वो देखने में बहुत नाटकीय लगता है। हाँ, और ये ज्यादातर अमर सिंह राठौर जैसे वीरों की कहानियां सुनाती हैं। बिल्कुल, तकनीक और कला का बेहतरीन संगम। अच्छा, अब राजस्थान से थोड़ा पूरब की ओर चलें तो उड़ीसा में भी धागा कठपुतली कला है, जिसे कुंधेई कहते हैं। जी, वो राजस्थानी कठपुतली से कैसे अलग है? कुंधी में भी लंबे स्कर्ट होते हैं और पैर नहीं होते, लेकिन उनमें जोड़ राजस्थानी कठपुतली से कहीं ज्यादा होते हैं। ओके, ज्यादा जॉइंट्स होते हैं। हाँ, इससे उन्हें चलाने वाले कलाकार को ज्यादा कंट्रोल मिलता है। वो ज्यादा लचीली होती हैं और बहुत ही ग्रेसफुल डांस जैसे मूवमेंट कर सकती हैं।
अच्छा, और इन पर उड़ीसा के पारंपरिक जात्रा थिएटर का गहरा असर दिखता है। आप ये जो यात्रा का जिक्र कर रही हैं वो क्या है, बस एक लाइन में हमारे श्रोताओं के लिए? जात्रा पूर्वी भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय लोक नाट्य है जो खुले मंच पर होता है। इसमें ऊंची आवाज में डायलॉग, लाउड म्यूजिक और बहुत ही नाटकीय अभिनय होता है। तो कुंधई के प्रदर्शन में भी वही ऊर्जा और ड्रामा देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली। समझ गया। अब दक्षिण की ओर चलते हैं। कर्नाटक की गोम्बे अट्टा के बारे में कहा जाता है कि वो एक दूसरी कला का छोटा रूप है। हाँ, कर्नाटक के गोम्बे अट्टा के किरदार वहाँ के प्रसिद्ध लोकनाट्य यक्षगान से प्रेरित होते हैं। यक्षगान से? जी, यक्षगान अपने भारी भरकम चमकीले कॉस्ट्यूम्स, बड़े-बड़े मुकुट और दमदार संगीत के लिए जाना जाता है। आप सोचिए, वही भव्यता और वही किरदार इन कठपुतलियों में समेट दिए जाते हैं। अच्छा। और सिर्फ दिखने में ही नहीं, गोम्बे अट्टा की कहानियां और संगीत भी यक्षगान से ही लिए जाते हैं। तो मतलब इसे चलाने के लिए एक से ज्यादा कलाकारों की जरूरत पड़ती होगी। हाँ, क्योंकि ये काफी जटिल होती है। तो ये एक तरह से यक्षगान का मिनिएचर वर्जन हो गया, कह सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु की बोम्मलट्टम के बारे में मैंने सुना है कि वो तो इन सबसे एक कदम आगे है। वो सबसे बड़ी और सबसे भारी होती हैं। बिल्कुल। बोम्मलट्टम भारत की सभी पारंपरिक कठपुतलियों में सबसे बड़ी, सबसे भारी और सबसे जटिल है। कितनी बड़ी होती होंगी? कुछ तो 4.5 फीट तक लंबी और 10 किलो तक वजनी हो सकती हैं। 10 किलो? जी। और इसकी तकनीक बहुत अनूठी है। इसमें धागे और छड़ दोनों का इस्तेमाल होता है। दोनों का? कैसे? कठपुतली के सिर से जुड़ी मुख्य छड़ को कलाकार संभालता है और बाकी धागों को एक लोहे के छल्ले में बांधकर अपने सिर पर किसी ताज की तरह पहन लेता है। एक मिनट, अपने सिर पर पहन लेता है? हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि कलाकार सिर्फ हाथों से नहीं बल्कि अपने सिर और शरीर की हरकत से भी कठपुतली को कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली। कलाकार और कठपुतली एक हो जाते हैं। जरा सोचिए उस कलाकार के हुनर के बारे में जिसे एक भारी कठपुतली को संभालना भी है और अपने शरीर की हरकत से उसे जीवंत भी करना है। ये तो बहुत ही ऊंचे दर्जे का कौशल है। बिल्कुल। ये तो वाकई कमाल है। धागों और छड़ों का ये मेल मुझे एक सवाल की तरफ ले जाता है। क्या ऐसी भी कोई कला है जहां कठपुतली खुद दिखती ही नहीं, सिर्फ उसकी परछाई से कहानी कही जाती हो? बिल्कुल। और यहीं से हम शैडो पपेट्स यानी छाया कठपुतलियों की जादुई दुनिया में आते हैं। अच्छा। ये कला भी भारत के कई राज्यों में प्रचलित है। इसमें चमड़े से बनी सपाट आकृतियों को एक सफेद पर्दे के पीछे से तेज रोशनी के सामने हिलाया डुलाया जाता है, जिससे पर्दे पर उनकी परछाई बनती है। जी बिल्कुल। और इसमें भी हर राज्य का अपना अलग अंदाज होगा, है ना? हाँ, जरूर। कर्नाटक की तोगलू गुम्बेयट्टा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है। पुटी बनाई जाती हैं। ये तो कला के जरिए समाज का पूरा ढांचा ही पर्दे पे दिखा दिया। सही कहा। क्या ये उस दौर की सामाजिक ऊंच नीच पर एक तरह की मोहर थी या शायद एक व्यंग्य? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। ज्यादातर मामलों में ये समाज की सच्चाई का प्रतिबिंब था। अच्छा। उस दौर में कहानी कहते हुए ये जरूरी था कि दर्शक किरदारों की हैसियत को तुरंत पहचान लें। बड़ा आकार मतलब बड़ा रुतबा, सीधी सी बात थी। लेकिन आज जब हम इसे देखते हैं तो ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर एक गहरी टिप्पणी की तरह लगता है। लगता है, बिल्कुल। सही बात है। और आंध्र प्रदेश की थोलू बोम्मोल्लाता भी तो बहुत मशहूर है। जी, थोलू बोम्मोल्लाता की कठपुतलियां आकार में बड़ी होती हैं और उनके कई अंगों में जोड़ होते हैं। कमर, कंधे, कोहनी, घुटने। ओहो, तो वो काफी गतिशील लगती होंगी। बहुत ज्यादा। और उन्हें दोनों तरफ से रंगा जाता है ताकि जब उन्हें पलटा जाए तो पर्दे पर उनका रंगीन अक्स दिखे। और संगीत? इनका संगीत शास्त्रीय संगीत से प्रभावित होता है और ये रामायण महाभारत की कहानियां कहती हैं। लेकिन उड़ीसा की रावण छाया का नाम ही सबसे नाटकीय लगता है। रावण की परछाई, है ना? इसमें क्या खास है? इसमें बहुत कुछ खास है। पहली बात तो ये कि इसकी कठपुतलियां हिरण की खाल से बनती हैं और उनमें कोई जोड़ नहीं होता। कोई जोड़ नहीं होता? जी नहीं, वो एक ही टुकड़े से बनी होती हैं। बिना जोड़ों के तो फिर उनमें हरकत कैसे पैदा करते हैं? ये तो बहुत मुश्किल लगता होगा। यही तो कलाकार का हुनर है। मूवमेंट का भ्रम पैदा करने के लिए वो कठपुतली को तेजी से हिलाते हैं, उसे झुकाते हैं। अच्छा। और संगीत और डायलॉग की गति के साथ तालमेल बिठाते हैं। समझ गया। क्योंकि जोड़ नहीं होते, इसलिए परछाई में शरीर की अकड़न एक नाटकीय तनाव पैदा करती है। हाँ, ये बात तो है। जो खासकर युद्ध के दृश्यों में बहुत प्रभावशाली लगती हैं। और क्योंकि ये अपारदर्शी होती हैं, पर्दे पर इनकी परछाई एकदम गहरी काली बनती है, जो इसके नाम रावण छाया को सार्थक करती है। वाह। मैंने एक बार गांव में इसका प्रदर्शन देखा था।
अंधेरी रात, एक टिमटिमाती लालटेन और पर्दे पर रावण की विशाल परछाई। यकीन मानिए आज के सिनेमा का 3D इफेक्ट भी उसके सामने फीका था। वाह, ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। परछाइयों की इस अंधेरी दुनिया से अब हम दस्तानों की नर्म दुनिया में आते हैं, ग्लव पपेट्स। जी ये तो बच्चों के खेल जैसी लगती हैं, पर इनका भी कोई शास्त्रीय रूप है? बिल्कुल है। इन्हें स्लीव या हैंड पपेट्स भी कहते हैं और इनका सबसे शानदार और विकसित रूप हमें केरल में मिलता है, पावाकुथु। पावाकुथु। इसकी उत्पत्ति 18वीं सदी के आसपास हुई और इस पर केरल के विश्व प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली का गहरा प्रभाव है। कथकली, वो तो अपने बेहद मुश्किल हाव भाव और मेकअप के लिए जाना जाता है। हाँ, उसे दस्ताना कठपुतली में कैसे उतारा गया? यही तो इसकी खूबसूरती है पावाकुथु की। कठपुतलियों के चेहरे लकड़ी से तराशे जाते हैं और उन पर ठीक वैसा ही मेकअप और रंग किया जाता है जैसा कथकली के कलाकार अपने चेहरे पर करते हैं। अरे वाह। हरा रंग अच्छे किरदारों के लिए और लाल और काला बुरे किरदारों के लिए। बिल्कुल कथकली जैसा। जी। कलाकार अपनी उंगलियों से कठपुतली के हाथों को और अपने अंगूठे और बीच की उंगली से उसके सिर को नियंत्रित करता है। हाँ, और संगीत। इसके साथ चेंडा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र बजते हैं और कहानियां रामायण महाभारत की होती हैं। तो ये कथकली का ही एक लघु और अनोखा संस्करण है। बिल्कुल। अद्भुत। हमने धागे देख लिए, परछाइयां देख ली और हाथ पर पहनने वाली कठपुतलियां भी। अब इन्हें नीचे से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल होता होगा। रॉड पपेट्स इसी सिद्धांत पर काम करती हैं, है ना? सही पकड़ा। रॉड पपेट्स एक तरह से ग्लव पपेट्स का ही विस्तार है, लेकिन इन्हें नीचे से छड़ों की मदद से नियंत्रित किया जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये मुख्य रूप से पूर्वी भारत यानी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती हैं और बिहार में भी इसका एक बहुत सादा रूप मिलता है। पश्चिम बंगाल की शैली को पुतुल नाच कहते हैं, है ना? जी, पुतुल नाच यानी गुड़िया का नाच। ये कठपुतलियां भी बंगाल के जात्रा थिएटर से बहुत प्रभावित होती हैं। फिर से जात्रा। हाँ, इनके कॉस्ट्यूम बिल्कुल जात्रा के कलाकारों जैसे होते हैं। इनमें आमतौर पर गर्दन और दोनों हाथों में यानी 3 जोड़ होते हैं, जिन्हें नीचे से जुड़ी छड़ों से नियंत्रित किया जाता है। 3 जोड़? जी, एक मुख्य छड़ धड़ को संभालती है और 2 पतली छड़ें हाथों को। ये दिलचस्प है कि उड़ीसा और बंगाल दोनों पड़ोसी राज्यों की कठपुतली कला पर जात्रा का असर है, लेकिन एक ने धागों का इस्तेमाल किया और दूसरे ने छड़ों का। हाँ, इस तकनीक के फर्क से प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता होगा? बहुत अच्छा सवाल है। धागे वाली कठपुतलियां यानी कुंदे ही ज्यादा ग्रेसफुल और तरल मूवमेंट कर सकती हैं, जैसे कोई नाच रहा हो। वहीं रॉड पपेट्स यानी पुतुल नाच में एक ज्यादा डायरेक्ट और तेज मूवमेंट होता है। मंच पर अचानक आना, जोरदार तरीके से लड़ना। अच्छा। ऐसे दृश्यों के लिए रॉड पपेट्स ज्यादा असरदार होती हैं। और बिहार की यमपुरी, मैंने सुना है वो इन सबसे बहुत अलग और सरल है। हाँ, यमपुरी अपनी सादगी के लिए जानी जाती है। ये लकड़ी के एक ही टुकड़े से बनी होती हैं, इनमें कोई जोड़ नहीं होता। एक भी नहीं? एक भी नहीं। उन्हें बस तराशा जाता है, रंग दिया जाता है और कपड़े पहना दिए जाते हैं। और कहानियां? नाम से तो कुछ अंदाजा लग रहा है। बिल्कुल, जैसा कि नाम से जाहिर है, यमपुरी यानी यमराज का लोक। इसकी कहानियां अक्सर मृत्यु और उसके बाद के जीवन, पाप पुण्य के फल जैसी नैतिक शिक्षाओं पर आधारित होती हैं। तो बंगाल की पुतुल नाच में 3 जोड़ हैं और पड़ोस के बिहार की यमपुरी में एक भी नहीं। जी, ये तकनीक का फर्क कहानी कहने के तरीके को भी दिखाता है। एक जटिल सामाजिक कहानियों के लिए है तो दूसरी सीधी साधी नैतिक शिक्षाओं के लिए। बिल्कुल। हर तकनीक कहानी की जरूरत के हिसाब से विकसित हुई है। ये तो सच में एक गहरा गोता था। कितना अद्भुत है कि एक ही कला, कठपुतली, भारत के अलग अलग कोनों में वहां की मिट्टी, संगीत और लोक नाट्य का रंग ओढ़कर कितनी अलग अलग शक्लें ले लेती है। सही कहा। राजस्थान की कठपुतलियां उतनी ही रंगीन हैं जितने वहां के लोग। तो केरल की कठपुतलियों में शास्त्रीय नृत्य का अनुशासन झलकता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है। नहीं, ये हमारी संस्कृति का एक बहता हुआ झरना है जो पीढ़ियों से कहानियों और परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है। चलिए एक बार जल्दी से इन खासियतों को फिर से याद कर लेते हैं ताकि ये हमारे श्रोताओं के मन में बैठ जाएं। जरूर। मैं नाम लूंगा, आप उसकी सबसे अनोखी पहचान बताइएगा। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। राजस्थान की कठपुतली। लकड़ी से बनी, पैर नहीं होते ताकि मूवमेंट में फ्लूइडिटी रहे। तमिलनाडु की बोमलट्टम। भारत की सबसे बड़ी और भारी, धागे और छड़ दोनों का इस्तेमाल और कलाकार कंट्रोलिंग रिंग को सिर पर पहनता है। उड़ीसा की रावण छाया। हिरण की खाल से बनी छाया कठपुतली
जिसमें कोई जोड़ नहीं होता और परछाई बहुत गहरी बनती है। कर्नाटक की तोगलु गुम्बयट्टा। छाया कठपुतली, जिसमें कठपुतली का आकार उसका सामाजिक रुतबा तय करता है। केरल की पावाकुथु। दस्ताना कठपुतली, जो पूरी तरह से कथकली नृत्य से प्रेरित है। और बिहार की यमपुरी। रॉड पपेट, जो लकड़ी के एक ही टुकड़े से बनती है और जिसमें कोई जोड़ नहीं होता। बहुत बढ़िया। लेकिन एक सवाल मन में आता है, पूछिए। आज के डिजिटल युग में जहां मनोरंजन के हजारों साधन हैं, क्या इन धागों और परछाइयों का जादू फीका नहीं पड़ रहा? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई कलाएं और कलाकार आज संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये एक अवसर भी है। ये कलाएं सिर्फ पुरानी कहानियां सुनाने के लिए नहीं है। सही बात है। इनका इस्तेमाल शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और यहाँ तक कि थेरेपी के लिए भी हो सकता है। सवाल ये है कि हम इस विरासत को कैसे सहेजें और इसे आज की पीढ़ी के लिए प्रासंगिक कैसे बनाएं? बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। आज के लिए बस इतना ही। जी। हमारे साथ इस रंगीन सफर पर चलने के लिए आपका शुक्रिया। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब कोई इन कठपुतलियों को किसी मेले में या बाजार में देखें तो उन्हें सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि हजारों साल की जीती जागती कहानी का एक हिस्सा समझें। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि वो कौन सी नई कहानियां हो सकती हैं जो ये कठपुतलियां आज के भारत के बारे में कह सकती हैं। शायद इसी सवाल में इनके भविष्य का रास्ता छुपा है। इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। नमस्ते दोस्तों, भारतीय कला एवं संस्कृति के इस महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम भारतीय रंगमंच पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जरा आंखें बंद करके सोचिए एक बार। एक मंच है जिस पर शायद मशालें जल रही हैं और रंग बिरंगे कपड़ों में सजे कलाकार हैं जिनकी आंखों में, जिनके हाव भाव में एक पूरी कहानी तैर रही है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। हजारों साल पहले शायद छत्तीसगढ़ की किसी गुफा में, जहां पहली बार किसी ने अभिनय किया होगा। देखिए, भारतीय रंगमंच सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये हमारी संस्कृति की आत्मा है। बिल्कुल। ये कहानी कहने, ज्ञान बांटने और समाज को जोड़े रखने का एक जिंदा माध्यम रहा है। और आज हम इसी की जड़ों को और इसकी शाखाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां पत्थर गवाही देते हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो सीताबीना और जोगीमारा गुफाएं हैं वो दुनिया की सबसे पुरानी रंगशाला या एम्फी थिएटर हो सकती हैं। सोचना भी कितना रोमांचक है कि वहां लोग बैठकर नाटक देखते होंगे। ये एक बहुत मजबूत पुरातात्विक साक्ष्य है, जिसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हम रंगमंच के एक व्यवस्थित शास्त्र की बात करते हैं तो एक ही नाम सबसे ऊपर आता है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। बिल्कुल। इसे भारतीय ड्रामेटर्जी पर लिखा गया पहला और सबसे विस्तृत ग्रंथ माना जाता है। और इसका समय काल लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का है। इसे भारतीय रंगमंच का संविधान कहना भी गलत नहीं होगा। हाँ, नाट्यशास्त्र मतलब नाटक का विज्ञान। जी। और यहीं से हमें शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच की एक ठोस बुनियाद मिलती है। यह एक बड़ी दिलचस्प बात है। संस्कृत शब्द नाटक का मूल नट शब्द से है, जिसका मतलब होता है नर्तक। हाँ, मतलब डांसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में नाटक और नाच एक दूसरे में घुले मिले थे। एकदम सही। और नाट्यशास्त्र अभिनय की दो प्रमुख शैलियों का साफ साफ वर्णन भी करता है, लोकधर्मी और नाट्यधर्मी। जी, लोकधर्मी और नाट्यधर्मी। अच्छा, तो इसको थोड़ा आसान बनाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। देखिए, लोकधर्मी को आप आज के किसी रियलिस्टिक टीवी सीरियल जैसा समझ सकते हैं। बिल्कुल। जिसमें कलाकार वैसे ही बात करते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं जैसा हम असल जिंदगी में करते हैं, सब कुछ असली जैसा। सही। और दूसरी तरफ है नाट्यधर्मी। इसे आप एक भव्य शानदार बॉलीवुड फिल्म की तरह समझिए। अच्छा उदाहरण है। जहां डायलॉग दमदार होते हैं, भावनाएं बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती हैं और हर चीज का एक प्रतीकात्मक मतलब होता है। मतलब एक में यथार्थ है और दूसरे में कलात्मकता का उत्सव। बिल्कुल। ये तुलना एकदम सटीक है। और हमें ये भी याद रखना होगा कि नाटक के लिए सिर्फ नाटक शब्द ही नहीं था, और भी शब्द थे। हाँ, रूपक, दृश्य काव्य और प्रेक्षा काव्य जैसे शब्दों का भी प्रयोग होता था। एक मिनट, दृश्य काव्य मतलब विजुअल पोएट्री, ऐसी कविता जिसे देखा जा सके। आप ऐसे ही कह सकते हैं। इसका मतलब था वो काव्य जो अभिनय के द्वारा देखने योग्य बनाया जाए। कमाल है। अब आते हैं उन महान नाटककारों पर जिनकी रचनाओं के बिना संस्कृत रंगमंच अधूरा है। जी, सबसे पहले नाम आता है अश्वघोष का। अश्वघोष, और उनका नाटक था सारीपुत्र प्रकरण। जी, और उनके बाद शूद्रक का मृच्छकटिक, मिट्टी की गाड़ी, एक आम आदमी की कहानी। और फिर आते हैं महाकवि कालिदास। उनकी शाकुंतलम इतनी विश्व प्रसिद्ध क्यों हुई? क्या उसमें कुछ अलग था?
कालिदास की खूबी थी प्रकृति और मानवीय भावनाओं का अद्भुत मेल। मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशी भी बेहतरीन रचनाएं हैं, लेकिन शाकुंतलम में प्रेम, विरह और प्रकृति का जो चित्रण है वो यूनिवर्सल है। मतलब किसी भी काल या देश का दर्शक उससे जुड़ सकता है। बिल्कुल। इसके बाद भवभूति आते हैं, जिनके नाटक महावीर चरित और उत्तरा रामचरित अपने करुण रस यानी पेथोस के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, तो मतलब कालिदास श्रृंगार रस के बादशाह थे, तो भवभूति ने करुण रस को अपनी पहचान बनाया। कह सकते हैं। और इसी दौर में एक पॉलिटिकल थ्रिलर भी तो लिखा गया था, है ना? जी हाँ। आप विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस की बात कर रहे हैं। हाँ, चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी। एक बेजोड़ राजनीतिक नाटक। और इस सूची में एक राजा का नाम भी शामिल है। हर्षवर्धन। हाँ, हर्षवर्धन, जिन्होंने रत्नावली की रचना की। कमाल है। मतलब नाटक में आम आदमी की कहानी भी थी, राजनीति भी थी और दर्शन भी था। लेकिन एक ऐसी कला भी है जो उस दौर से लेकर आज तक मतलब लगभग बिना रुके चली आ रही है। एक लिविंग फॉसिल की तरह। हाँ बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ कुटियाट्टम की। कुटियाट्टम भारत की सबसे पुरानी निरंतर चली आ रही रंगमंच कला है। इसके बारे में 3 बातें प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। बताइए। 1, इसका विकास 10वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ। 2, ये केरल राज्य की धरोहर है। और 3, इसके एक प्रमुख समकालीन प्रतिपादक हैं मार्गी मधु चाक्यार। तो ये तो हुई राज दरबारों और शास्त्रीय नियमों में बंधे रंगमंच की बात। बिल्कुल। लेकिन जब ये दरबार बिखरने लगे तो कला ने वापस लोगों के बीच गांव की मिट्टी का रास्ता पकड़ लिया। और यहीं से लोक रंगमंच की हजारों धाराएं फूटी। बिल्कुल, जो आज भी भारत के कोने कोने में बह रही हैं। और इस लोक रंगमंच को हम 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला है अनुष्ठानिक रंगमंच, जो किसी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है, और दूसरा वो जो मनोरंजन और सामाजिक संदेश के लिए है। तो पहले अनुष्ठानिक रंगमंच की दुनिया में चलते हैं। हाँ। असम में संत शंकर देव ने एक अनोखी परंपरा शुरू की, अंकिया नाट। हाँ, अंकिया नाट। सोचिए, मंच पर भगवान कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं और साथ में खोल और मंजीरे की भक्तिमयी धुन गूंज रही है। अंकिया नाट की पहचान यही है। असम, संस्थापक संत शंकरदेव और विषय भगवान कृष्ण का जीवन। और वाद्ययंत्र। वाद्ययंत्र है खोल और सिंबल। इसमें अक्सर कलाकार मुखौटों का भी प्रयोग करते हैं। अब उत्तर भारत की तरफ देखें तो दशहरे के आसपास हर गली, हर मोहल्ले में एक ही गूंज सुनाई देती है, रामलीला। हाँ, रामलीला। ये सिर्फ एक नाटक नहीं, एक पूरी आस्था का प्रदर्शन है। इसका मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश है। ये रामायण का संगीतमय मंचन है। और परंपरागत तौर पर इसमें सभी भूमिकाएं पुरुष अभिनेता ही निभाते रहे। और इसी तरह कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियों पर आधारित है रास लीला, जो मुख्य रूप से गुजरात और ब्रज क्षेत्र में लोकप्रिय है। अब जरा दक्षिण की ओर चलते हैं, कर्नाटक, जहां एक बहुत ही रहस्यमयी परंपरा है, भूत आराधना। हाँ, इसका नाम थोड़ा भ्रामक लग सकता है। वही नाम सुन के लगता है कि ये डरावना होगा, पर ऐसा नहीं है। ये कर्नाटक के तटीय इलाकों का एक अनुष्ठानिक थिएटर है। भूत का मतलब यहाँ प्रेत नहीं, बल्कि पूजनीय मृत पूर्वज हैं। अच्छा, एंसेस्टर्स। जी, ये उनकी पूजा का एक तरीका है जिसमें कलाकार का मेकअप और वेशभूषा देखने लायक होती है। वाह। और इसी अनुष्ठान की श्रेणी में एक नाम ऐसा भी है जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। उत्तराखंड का रम्माण। बिल्कुल। रम्माण उत्तराखंड का एक धार्मिक त्योहार और अनुष्ठानिक थिएटर है जो स्थानीय भूमियाल देवता को समर्पित है। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। तो ये तो हुई अनुष्ठानों से जुड़ी कला, लेकिन रंगमंच का एक और बड़ा मकसद था, मनोरंजन। दिन भर की मेहनत के बाद लोगों का मनोरंजन करना। हाँ। और शायद कोई सामाजिक संदेश भी दे देना। हाँ, बातों बातों में। और भारत के अलग हिस्सों में इसके अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। पहला पड़ाव कश्मीर। कश्मीर। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध लोक नाट्य है भांड पाथेर। भांड पाथेर, हाँ। ये सिर्फ एक नाटक नहीं है, इसमें आपको नृत्य भी मिलेगा, संगीत भी और अभिनय भी। एक अनूठा संगम है ये। एक मिनट, यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। बताइए। भांड पाथेर का सीधा संबंध कश्मीर राज्य से है, ये याद रखना है। और जैसा आपने कहा, ये तीनों कलाओं का मतलब डांस, म्यूजिक और एक्टिंग का एक बेहतरीन मेल है। अच्छा, तो अब हम
उत्तर प्रदेश की तरफ चलें, जी बिल्कुल। वहां पर स्वांग बहुत ज्यादा लोकप्रिय है ना? हाँ, और स्वांग की सबसे बड़ी पहचान क्या है क्या कि वो पूरी तरह से संगीत आधारित है, म्यूजिक बेस्ड। मतलब एक तरह का म्यूजिकल? बिल्कुल, जैसे कोई कहानी बस गानों के जरिए ही कह दी जाए। अच्छा, और स्वांग की दो प्रमुख शैलियां हैं, ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। कौन कौन सी? पहली है रोहतक शैली, जो हरियाणवी में है, और दूसरी है हाथरस शैली। हाथरस शैली ये ब्रज भाषा पर आधारित होगी? एकदम सही, ये ब्रज भाषा पर आधारित है और राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक और बहुत दमदार लोकनाट्य है नौटंकी। इसका नाम सुनते ही एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। बिल्कुल, नौटंकी में संवाद और ऊर्जा का जबरदस्त मेल होता है। इसके 3 सबसे महत्वपूर्ण केंद्र याद रखने हैं। हाँ, कानपुर, लखनऊ और हाथरस, ये तीनों केंद्र उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है। अब थोड़ा पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, गुजरात चलते हैं। गुजरात, हाँ यहाँ का लोकनाट्य है भवाई, जो अपनी कलात्मकता के लिए बहुत मशहूर है। हाँ, और भवाई के लिए कुछ तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे इसके प्रमुख केंद्र हैं कच्छ और काठियावाड़, कच्छ और काठियावाड़। और इसके जो वाद्य यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी याद रखने हैं। कौन कौन से? इसमें भुंगल, पखावज, रबाब, सारंगी, तबला, बांसुरी और मंजीरा, ये सब इस्तेमाल होते हैं। भुंगल, ये नाम थोड़ा अलग है। जी, भुंगल इसकी खास पहचान है। राज्य याद रखना है गुजरात। अच्छा, अब थोड़ा दक्षिण पश्चिम की तरफ, कोंकण और गोवा क्षेत्र में, वहाँ दशावतार का मंचन होता है। ये तो नाम से ही साफ है। बिल्कुल, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। एक तरह से संरक्षण और रचनात्मकता के देवता को। हाँ, और इसका क्षेत्र स्पष्ट रूप से याद रखना है, कोंकण और गोवा। विषय है भगवान विष्णु के 10 अवतार। यहाँ एक दिलचस्प बात है, भवाई नाम का एक लोकनाट्य राजस्थान में भी है। जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। तो क्या ये गुजरात वाले भवाई जैसा ही है या अलग है? नहीं, ये उससे अलग है, और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। क्या अंतर है? राजस्थान वाले भवाई में नृत्य का बहुत व्यापक उपयोग होता है, और इसे छोटे छोटे नाटकों की एक सीरीज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, मतलब सीरीज ऑफ शॉर्ट प्लेज। बिल्कुल, तो ये भवाई राजस्थान का है, और इसकी प्रस्तुति का स्टाइल गुजरात के भवाई से अलग है। समझ गया। अब पहाड़ों की ओर चलते हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, यहाँ करेआला बहुत प्रसिद्ध है। ये एक खुला मंच है, मतलब ओपन एयर थिएटर। हाँ, सोचिए जैसे गांव के मेले या त्योहार में कोई नुक्कड़ नाटक हो रहा हो। अच्छा, इसका अवसर और इसका स्वरूप दोनों महत्वपूर्ण है। वो क्या है? ये गांव के मेलों और त्योहारों के दौरान होता है, और ये एक खुला मंच है। राज्य है हिमाचल प्रदेश। अब आते हैं महाराष्ट्र की वीर भूमि पर, जहाँ पोवाड़ा गाया जाता है। पोवाड़ा, ये शिवाजी महाराज के वीर कर्मों की प्रशंसा में गाई जाने वाली गाथाएं हैं ना? बिल्कुल, इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है, शिवाजी महाराज के वीर कार्यों का गुणगान करना। तो ये एक तरह की बैलेड है? जी, ये एक प्रशंसा या गायन है। राज्य महाराष्ट्र। बहुत खूब। अब चलते हैं पूर्व में, बंगाल। बंगाल का जात्रा। हाँ, जात्रा जी, ये भक्ति आंदोलन और नाट्य का एक अद्भुत संगम है। जी, और ये चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव की वजह से बहुत लोकप्रिय हुआ। तो मतलब इसमें भक्ति का भाव बहुत गहरा है। बिल्कुल, यहाँ प्रमुख व्यक्तित्व हैं चैतन्य महाप्रभु, और राज्य है बंगाल। ये भक्ति और नाटक का मेल है। ठीक है, अब मध्य भारत में आते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का माच। माच, इसका नाम ही इसकी पहचान है ना? हाँ, ये याद रखना बहुत आसान है। माच शब्द का अर्थ ही मंच यानी स्टेज होता है। तो माच का मतलब मंच। जी, राज्य मध्य प्रदेश। बिल्कुल। अब उत्तर पूर्व की ओर चलें, असम। हाँ, असम में भावना का प्रदर्शन होता है, भावना, और ये अंकिया नाट की प्रस्तुति है। अंकिया नाट, ये क्या है? अंकिया नाट मतलब एक अंक वाले नाटक, 1 एक्ट प्लेज। अच्छा, तो भावना में अंकिया नाट का मंचन होता है। जी बिल्कुल, मुख्य शब्द है अंकिया नाट, और राज्य है असम। ठीक है, चलिए वापस महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में एक और बहुत प्रसिद्ध नाट्य है, तमाशा। हाँ, तमाशा, और इसकी एक बहुत खास बात है। क्या? महिला अभिनेत्री की प्रमुख भूमिका, जो नाटक में नृत्य की गतिविधियों का नेतृत्व करती है। अच्छा, तो ये महिला प्रधान है। बिल्कुल। तमाशा की मुख्य प्रतिपादक और नृत्यांगना महिलाएं ही होती हैं। राज्य है महाराष्ट्र। अद्भुत। अब उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में 10 काठिया की परंपरा है। 10 काठिया। हाँ। इसकी संरचना भी बहुत रोचक है, मैंने पढ़ा है। हाँ, इसमें 2 कथाकार होते हैं,
टू नरेटर्स। 2 कथाकार। जी, एक मुख्य गायक जिसे गायिका कहते हैं और दूसरा उसका सहायक जिसे पालिया कहते हैं। अच्छा, तो इसकी संरचना याद रखनी है, 2 कथाकार, राज्य ओडिशा। ठीक है। गुजरात में एक और विशिष्ट नाट्य रूप है गरुड़ा। हाँ, और ये एक खास समुदाय द्वारा किया जाता है। कौन सा समुदाय? यह गरुड़ा ब्राह्मण समुदाय द्वारा किया जाता है। राज्य गुजरात। अच्छा, अब फिर से असम चलते हैं। हाँ। वहां का एक और नाट्य रूप है ओजापाली। जी, ओजापाली। ये धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा है। धार्मिक अनुष्ठान? मतलब इसका धार्मिक संदर्भ मनसा देवी यानी सर्प देवी के त्योहार से है। ओ अच्छा, तो ये मनसा देवी की पूजा से जुड़ा है। जी, राज्य असम। और अंत में उत्तर भारत में नकल और भांड। हाँ, इसमें कलाकार को बहुरूपिया या नकलची की उपाधि दी जाती है। बहुरूपिया। इसका क्षेत्र पंजाब और उत्तर प्रदेश है और ये मुख्य रूप से मुस्लिम भांड समुदाय से जुड़ा है। बहुत अच्छे। मतलब भारत के हर कोने में कहानी कहने का अपना एक अलग ही अंदाज है। और यही विविधता ही हमारी असली पहचान है। चलिए तो अब एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए ताकि ये सारी बातें याद रह जाएं। जरूर। कुचियाट्टम। केरल भारत का सबसे पुराना निरंतर थिएटर। रम्माण। उत्तराखंड यूनेस्को की विश्व धरोहर। भारपाथेर। कश्मीर संगीत और व्यंग्य का संगम। पोवाड़ा। महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की वीर गाथा। जात्रा। बंगाल चैतन्य के प्रभाव से लोकप्रिय हुआ। दशावतार। कोकण और गोवा भगवान विष्णु के 10 अवतार। बहुत बढ़िया। ये तो भारतीय रंगमंच के विशाल सागर में से कुछ मोतियां थी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे लोक रंगमंच ने गांव-गांव में सामाजिक ज्ञान, भक्ति और मनोरंजन को फैलाया। आज के डिजिटल युग में जहां हर किसी के हाथ में एक स्क्रीन है, क्या ये कलाएं अपनी उस सामाजिक भूमिका को फिर से निभा सकती हैं? या ये सिर्फ मंच पर सजाई जाने वाली एक विरासत बनकर रह जाएंगी? इस टॉपिक से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते अपने अगले टॉपिक की ओर। नमस्ते दोस्तों, इंडियन आर्ट एंड कल्चर यानी भारत की कला एवं संस्कृति के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय में आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की, और साथ ही कुछ अन्य क्षेत्रों की भी। जी बिल्कुल। वहाँ की जो प्रमुख नाट्य कलाएं हैं, जो थिएटर फॉर्म्स हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ। जरा कल्पना कीजिए, गांव के बीचों बीच एक मंच सजा हुआ है और उस पर पौराणिक पात्र मतलब जीवंत हो उठे हैं। उनकी वेशभूषा, संगीत और अभिनय आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। बिल्कुल। तो आज हम भारत की इसी अद्भुत लोक नाट्य परंपरा को समझेंगे। और ये बहुत जरूरी भी है समझना, क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कला के पीछे एक अलग कहानी है, एक अलग मकसद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं केरल से। हाँ। केरल की एक बेहद रंगीन और भक्तिपूर्ण कला कृष्णाट्टम से। कृष्णाट्टम। जी, ये केरल का एक लोक नाट्य है, मतलब फोक थिएटर। और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है ना? हाँ बिल्कुल। इसका मुख्य विषय ही भगवान कृष्ण की कथाएं हैं और संदेश वही है, अच्छाई की बुराई पर विजय। इसको समझने के लिए कोई देसी उदाहरण? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे हम जन्माष्टमी पर कृष्ण लीला की झांकियां सजाते हैं। अच्छा। ये बस उसी का एक बहुत ही भव्य, संगीतमय और नाटकीय मंचन है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी तथ्य है जो नोट करने वाला है। जी बताइए। वो है इसका संरक्षण। इसे कालीकट के राजा मानवदा, किंग मानवदा ऑफ कालीकट ने संरक्षण दिया था। ओह, तो इसे रॉयल पेट्रोनेज मिला था। जी। तो राज्य हो गया केरल, हाँ। संरक्षक हो गए राजा मानवदा, और विषय वस्तु भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित कथाएं। बहुत बढ़िया। अब केरल की ही एक और पारंपरिक नाट्य कला है मुडियट्टू। मुडियट्टू? और ये कृष्णट्टम से काफी अलग है। कैसे? इसमें मनोरंजन से ज्यादा ये एक अनुष्ठान है, एक पूजा है। अच्छा, मतलब ये एक रिचुअल है। हाँ बिल्कुल। ये आमतौर पर देवी के मंदिरों में ही किया जाता है, जो इसकी पवित्रता को और बढ़ा देता है। और इसमें कहानी किसकी होती है? इसमें देवी भद्रकाली और असुर दारिका के बीच जो युद्ध हुआ था उसे दिखाया जाता है। अच्छा, तो परीक्षा के लिए जो जरूरी बिंदु हैं वो साफ है। जी। राज्य तो केरल ही है। हाँ। और स्थान ये खास है कि ये केवल केरल के काली मंदिरों, काली टेम्पल्स में ही किया जाता है। सही। और विषय वस्तु है देवी भद्रकाली की असुर दारिका पर विजय। आप चलते हैं कर्नाटक। ठीक है। और बात करते हैं यक्षगान की। यक्षगान, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। बहुत ज्यादा। ये बहुत ही ऊर्जावान और मतलब प्रभावशाली नाट्य कला है। इसमें कलाकार बड़े बड़े मुकुट और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। आप इसे कर्नाटक का अपना
देसी महाभारत सीरियल समझ सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। जो मंच पर लाइव होता है। और इसकी कहानियों का स्रोत क्या है? जाहिर है पौराणिक कथाएं और पुराण। मिथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुराणास। जी। तो यक्षगान से जुड़े जो मुख्य तथ्य हैं वो हुए राज्य कर्नाटक, स्रोत, पौराणिक कहानियां और पुराण। और प्रमुख विषय क्या रहते हैं? महाभारत के प्रसंग जैसे द्रौपदी स्वयंवर, हाँ, सुभद्रा विवाह। और अभिमन्यु वध, ये सब बहुत लोकप्रिय है। बिल्कुल। अब तमिलनाडु की ओर बढ़ते हैं चलिए, और जानते हैं थेरुकुथु के बारे में। थेरुकुथु, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। हाँ, इसके नाम का मतलब ही है स्ट्रीट प्ले, यानी गली में होने वाला नाटक। जी, जैसे हमारे यहाँ नुक्कड़ नाटक होते हैं ना, हाँ हाँ। ये कुछ वैसा ही है, लेकिन इसका उद्देश्य पूरी तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक है। तो ये कब किया जाता है? इसका कोई खास अवसर होता है? ये अच्छी फसल की कामना के लिए देवी मरियम्मन के मंदिर उत्सवों में किया जाता है। मरियम्मन यानी वर्षा की देवी, अ रेन गॉडेस। बिल्कुल। तो थेरुकुथु के बारे में याद रखने वाली बातें हैं: राज्य तमिलनाडु, अर्थ स्ट्रीट प्ले, अवसर मरियम्मन के वार्षिक मंदिर उत्सव, और उद्देश्य टू अचीव अ रिच हार्वेस्ट, मतलब अच्छी फसल प्राप्त करना। बहुत बढ़िया। चलिए अब जल्दी से कुछ अन्य महत्वपूर्ण नाट्य कलाओं और उनके राज्यों पर एक नजर डालते हैं। हाँ, ये मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं नाम बोलता हूं, आप उससे जुड़ा राज्य बताइए। ठीक है। सबसे पहले विल्लू पाटू, ये केरल और तमिलनाडु से संबंधित है। अगला है पगंती वेशालू, इसका संबंध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से है। ताल मद्दले, ये तटीय कर्नाटक और केरल में प्रचलित है। कुरुवंजी, ये तमिलनाडु का नाट्य रूप है। बियालाटा, ये कर्नाटक से है। अगला है थेयम, ये केरल का एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नाट्य है। भूताकोला, इसका संबंध भी कर्नाटक से है। और अंत में बुर्रा कथा। ये आंध्र प्रदेश की लोक नाट्य शैली है। बहुत खूब, जानकारी काफी हो गई है। तो अब 1 मिनट में इन सभी को जल्दी से दोहरा लेते हैं। हाँ, एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। बिल्कुल। मैं नाम बोलूंगा, आप मुख्य तथ्य बताइएगा। जी, तैयार। कृष्णाट्टम, केरल, राजा मानवदा का संरक्षण। मुडियट्टू, केरल, काली मंदिरों में। यक्षगान, कर्नाटक, महाभारत के प्रसंग। थेरुकूथु। तमिलनाडु, स्ट्रीट प्ले। बहुत अच्छा। अब थोड़ी और तेजी से। विल्लू पाटू, केरल और तमिलनाडु। पगती वेशालू, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तालमद्दले, तटीय कर्नाटक और केरल। कुरुवंजी, तमिलनाडु। बयालाटा, कर्नाटक। थैयम, केरल। भूताकोला, कर्नाटक। और आखिरी बुर्रा कथा। आंध्र प्रदेश। शानदार। मुझे लगता है इससे सारी चीजें दिमाग में बैठ गई होंगी। बिल्कुल। इस विषय से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते अपने अगले विषय की ओर।